दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। आपका दोस्तों अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस पे अपन पोस्ट ग्रेजुएशन जो अपना सिलेबस चल रहा है फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए अपन ने 2 क्लासें ले ली हैं, जिसमें अपन ने रेडिएशन इमिटेड बाई कांस्टेंट चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज, ब्रह्मस्टरलंग और सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन का अपन ने डिस्कशन कर लिया है। आज अपन दोस्तों डिस्कशन कर रहे हैं वेव गाइड, कंसेप्ट ऑफ वेव गाइड, कंसेप्ट ऑफ वेव गाइड। वेव गाइड की कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं कि भाई वेव गाइड क्या काम में आता है, क्या इसकी कंसेप्ट है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वेव गाइड सिग्नल को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। पहले ट्रांसमिशन लाइन थी, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में अपन कुछ हद तक की ही या कुछ फ्रीक्वेंसी तक ही सिग्नल को अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हाई लेवल या लो लेवल एनर्जी के लिए अपन बात करें, कुछ एनर्जी रेंज है, जैसे 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज का मतलब हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए अपन वेव गाइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो वेव गाइड के बारे में देखिए। वेव गाइड क्या है? हाँ, ये होलो मेटलिक पाइप्स होती हैं जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको भेज सकते हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, वो भी क्या है, एक प्रकार की वेव गाइड है, जिसको अपन पढ़ते हैं 12वीं क्लास में। और वो किस पे डिपेंडेंट है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वो डिपेंडेंट है। तो वेव गाइड के बारे में देखिए स्टडी। वेव गाइड आर होलो मेटलिक, वेव गाइड आर होलो मेटलिक पाइप्स of uniform क्रॉस सेक्शन। उनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। दे कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves by successive reflection या total internal reflection from inner walls of waveguide और इसका एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर और इसके अंदर क्लेडिंग होती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? डाई इलेक्ट्रिक वेव गाइड भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाई इलेक्ट्रिक वेव गाइड इसको बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन में काम आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने में काम आता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर करने के लिए डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वेव गाइड है ये कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन सबसे मोस्टली जो यूज है वो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है और ये एमएससी में माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ठीक है, पहले माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का नेट में भी कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन अब नेट के सिलेबस में भी अपने वेव गाइड है। यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पक्का आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नेट में भी सिलेबस में जोड़ दिया गया है। अब अपन वेव गाइड यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अपन पढ़ेंगे रीजन फॉर यूजिंग वेव गाइड, कि अपन वेव गाइड को यूज क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। तो कई बार दोस्तों अपने सिलेबस में केवल कंसेप्ट ऑफ वेव गाइड नाम से ही है, तो यहाँ से भी अपना क्वेश्चन आ सकता है कि रेंज ही पूछ ले कि वेव गाइड जहाँ यूज हो रही है वहाँ फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए वेव गाइड का यूज क्या है? एट हाई फ्रीक्वेंसीज
at high frequencies above 3 gigahertz, ठीक है, गीगा की बात हो रही है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ट्रांसमिशन। अभी मैंने बताया आपको कि पहले वेवगाइड से जस्ट पहले अपन किससे करते थे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ट्रांसमिशन लाइन से अपन करते थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ट्रांसमिशन लाइन becomes difficult कि बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू द लॉसेस occurs in dielectric jacket as well as on the conductor, इन कारणों के कारण देखो, एट हाई फ्रीक्वेंसीज अबाउट 3 गीगाहर्ट्ज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ट्रांसमिशन लाइन बिकम्स डिफिकल्ट। क्यों? एक तो ड्यू टू दी लॉसेस अकर्स इन द डाइलेक्ट्रिक जैकेट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर में इस हिसाब से है, इसके अंदर क्या होती है, क्लेडिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, क्लेडिंग होती है। और यहाँ पर जैसे ही कोई भी सिग्नल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन एक बार इंसिडेंट कर देगी तो इसका जो आपतन कोण है वो इस इंटरफेस के क्रांति कोण के मान से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्रांति कोण के मान से ज़्यादा होगा तो ये वेव है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बाहर नहीं निकल पाएगी, इसके अंदर ही अंदर क्या होगी, घूमती रहेगी और इसमें किसी प्रकार का इसके मैग्नीट्यूड में लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में किसके काम में आ रही है, कम्युनिकेशन के काम में आ रहा है, कौन, ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन इसमें भी क्या है भाई, लॉस होते तो नहीं है, लेकिन यहाँ जस्ट यदि अपन कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो प्रकार के लॉस हो सकते हैं, दो तरह से लॉस हो सकते हैं सिग्नल के मैग्नीट्यूड में। एक तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो सकता है और दूसरा वो कंडक्टर हुए इसके कारण वो दोस्तों क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इफ सिग्नल is of less than 3 गीगाहर्ट्ज, यदि 3 गीगाहर्ट्ज से है then transmission of EM wave, transmission line transmission of EM wave, transmission line transmission lines can be used, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग रेंज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितनी है, 0 से 3 गीगाहर्ट्ज, कितनी है, 0 से 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इसको अपन याद रखेंगे कि इफ सिग्नल इज लेस देन 3 गीगाहर्ट्ज देन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसमिशन लाइंस कैन बी यूज कर सकते हैं। वर्किंग रेंज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी, 0 से 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बातें करते हैं किसकी, कि भाई वेवगाइड से क्या हो सकता है। तो ये वेवगाइड के बारे में जनरल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।
हाँ, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट, ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट्स TEM वेव्स। TEM का मतलब है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन को पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, वर्किंग रेंज ऑफ वेवगाइड WG। WG का मतलब है वेवगाइड कितनी है भाई, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। वेवगाइड की जो रेंज है, वर्किंग रेंज, वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, और इसको अपन क्या कहते हैं, माइक्रोवेव रेंज। जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेंज होती है, कौन कौन सी रेंज होती है, GXU VIMR। तो ये जो रेडिएशन है, वेवगाइड है, वो केवल इस रीजन को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव रेंज। क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव रीजन या माइक्रोवेव रेंज, माइक्रोवेव रीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेवगाइड कैन नॉट सपोर्ट TEM वेव। कि वेवगाइड है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सपोर्ट नहीं करती है, बट इट सपोर्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेयर, but it supports TE and TM, transverse electric and transverse magnetic, so TE and TM waves। कि ये जो वेव है इसको सपोर्ट नहीं करती, इसको सपोर्ट कौन करता है, ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट करती है, जबकि वेव गाइड है उसमें या तो क्या होंगी, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक होंगी या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव्स होंगी, उसको ही वेव गाइड क्या करेगा दोस्तों, सपोर्ट करेगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेवगाइड बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, वेवगाइड एक्ट्स एज ए हाई पास फिल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, as a high pass filter, that is it cannot support the EM waves where frequency is less than the cutoff frequency omega c, that is omega is less than omega c। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेवगाइड एक्ट्स एज ए हाई पास फिल्टर, दैट इज इट कैन नॉट सपोर्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेयर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर जो वेवगाइड अपन यूज करेंगे उसमें कौन सा मोड पॉसिबल है, मोड संभव होंगे, डोमिनेंट मोड होंगे, या तो TE हो सकता है दोस्तों या TM हो सकता है, उनकी अपनी क्या होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उन मोड्स की क्या होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उससे लेस देन फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, ये पॉसिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी इट कैन नॉट सपोर्ट, इसके लिए क्या नहीं करेगा, ये सपोर्ट नहीं करेगी। इट विल सपोर्ट ओनली दोज, जैसे अपन दहली फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं उसी हिसाब से ये कंसेप्ट है इसमें। इट विल सपोर्ट only those EM
waves for which ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी, जिसके लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी, हेंस वी कैन नॉट ट्रांसमिट डीसी, डायरेक्ट करंट को ये ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो फ्रीक्वेंसी है और इसकी फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। ठीक है, तो वेव गाइड है वो डीसी को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब वेव गाइड को स्टडी करने के लिए अपन कुछ बाउंड्री कंडीशन की स्टडी करते हैं। बाउंड्री कंडीशन ऑन द वेव गाइड सरफेस। वेव गाइड की सरफेस पे कुछ बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन भी अपन को पूछ सकता है। एट द सरफेस, ध्यान रखनी है बात को, एट द सरफेस। ठीक है, ये दो वेव्स को सपोर्ट कर रहा है। कौन कौन सी? एक तो टीई, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। तो या तो बाउंड्री कंडीशन किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में बनेंगी या मैग्नेटिक फील्ड में बनेंगी, दो ही अपने पास में स्कोप है। तो एट सरफेस ई पैरेलल इक्वल्स टू 0, या इसे अपन पैरेलल को क्या बोलेंगे, ई टेंजेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। कहाँ पर? एट द सरफेस। अर्थात अपन इसको क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस की अपन बात कर रहे हैं। ये क्या है? पहली बाउंड्री कंडीशन होगी कि वेव गाइड की सरफेस पे ई पैरेलल बराबर 0, जो सरफेस के पैरेलल हो या सरफेस के पैरेलल हो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ईटी। ईटी का मतलब है टेंजेंशियल, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 है। ऐसे ही अपन बात करें कि B1 परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट हो गया या B2 परपेंडिकुलर, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात अपन ये कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट B1 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है, Bn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, ये बाउंड्री कंडीशन है। B1 परपेंडिकुलर, B2 परपेंडिकुलर, और B1 परपेंडिकुलर यदि 0 है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, Bn इक्वल्स टू 0। ये दोनों बराबर होंगे, ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। तो क्या है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और B1 परपेंडिकुलर बराबर B2 परपेंडिकुलर, और B1 परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 होगा, जिसको अपन परपेंडिकुलर को अपन क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल, यानी Bn इक्वल्स टू 0। दैट इज इस बाउंड्री कंडीशन को दोनों को आपको याद रखना है। अपन कैसे इनको क्लियर कर सकते हैं, दैट इज ये पूछा जा सकता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी 0। क्या होगा, मस्ट बी 0। ये दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कौन सी, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। ट्रांसवर्स, क्योंकि दो तरह से वेव को ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक यानी टीई वेव्स। क्या है दोस्तों, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक टीई वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टीई मोड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटायरली ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटायरली ट्रांसवर्स टू द direction of wave propagation। कि वेव प्रोपागेशन के डायरेक्ट क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटायरली ट्रांसवर्स टू द डायरेक्टली ऑफ वेव प्रोपागेशन।
ट्रांसवर्स का मतलब क्या हो गया कि वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ट्रांसवर्स का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स है, तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, एंड ट्रांसवर्स का मतलब कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, या अपन कह सकते हैं इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो इफ वेव propagation is if wave propagation is along z direction, यदि वेव है वो z डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, ध्यान से लिखेंगे, तो Ez बराबर तो क्या होगा दोस्तों 0, और Bz क्या होगा नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या होगा, ये होगा किसके लिए, टीई मोड के लिए, टीई ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव के लिए। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको बाउंड्री कंडीशन पूछ सकता है। ई जेड इक्वल्स टू 0 एंड बी जेड इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें जेड जो डायरेक्ट कर रहा है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वेव गाइड के अंदर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव के अंदर जेड डायरेक्शन में जा रही है। यदि मान लो एक्स और वाई डायरेक्शन में जाए तो यहाँ अपन ई एक्स बी एक्स, ई वाई बी वाई, ठीक है, तो वो किसको डिनोट कर रहा है, जेड जो कम लगाया है अपन ने सफिक्स, ये डिनोट ये कर रहा है कि वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। इसको अपन क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एच वेव। इसको अपन क्या कहते हैं, एच वेव कहते हैं, क्योंकि एच है वो बी से रिलेटेड है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, इसको एच वेव कहते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो शून्य नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब सेकंड प्रकार की जो वेव है वो कौन सी है दोस्तों, सेकंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक टीएम वेव, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, इसको अपन क्या बोलेंगे, टीएम वेव बोलेंगे। इसके लिए बाउंड्री कंडीशन है बी जेड बराबर तो 0 हो जाएगा और ई जेड क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। बी जेड इक्वल्स टू 0, ई जेड नॉट इक्वल्स टू 0, और ई जेड नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसको अपन ने एच वेव बोला था, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो यहाँ इसको अपन क्या बोलेंगे, ई वेव। तो अपन कहेंगे दिस इज आल्सो कॉल्ड ई वेव। इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, ई वेव इसको कह देंगे। तीसरे प्रकार की जो वेव गाइड के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकती है उसको अपन कहते हैं टीईएम, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं, टीईएम वेव, और इसको अपन कहते हैं ई जेड बराबर 0, ठीक है, और इसमें बी जेड भी क्या होगा 0, ठीक है। और चौथा प्रकार का जो केस हो सकता है वो इफ ई जेड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी जेड नॉट इक्वल्स टू 0, कि दोनों ही 0 नहीं है। टीईएम जो अपन ने ट्रांसमिशन लाइन में काम लिया था, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें ई जेड भी 0 और दोस्तों बी जेड भी 0, दोनों ये 0 है, ठीक है, दोनों 0 हैं। तो इससे अपन ट्रांसमिशन लाइन में काम लेंगे। और यदि मान लो चौथा ऑप्शन अपने पास में क्या हो जाए, इफ ई जेड नॉट इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी 0 नहीं है, देन वेव इज कॉल्ड मिक्स्ड वेव, और हाइब्रिड वेव, मिक्स वेव एंड हाइब्रिड वेव। तो अब अपन इसको ध्यान में रखेंगे कि टीई मोड यदि अपने पास में है, वेव गाइड में 2 ही मोड है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ई जेड 0, बी जेड नॉट इक्वल्स टू 0, याद रखोगे, ठीक है। वेव गाइड में 2 प्रकार की वेव जो ट्रांसमिट करती हैं, वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। तो जब से ही टीई आ जाए तो टीई के लिए अपने पास में बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, ई जेड बराबर 0, बी जेड नॉट इक्वल्स टू 0, और टीएम जैसे ही आ जाए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, तो इसका मतलब क्या है, ई जेड नॉट इक्वल्स टू 0 और
बी जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये टी एम वेव में आ जाएगा। और इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कह देंगे ई है तो इलेक्ट्रिक वेव। ठीक है, और इसमें बी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसको दोस्तों अपन क्या बोल देंगे, एच वेव। तो इस हिसाब से अपन ने क्या जनरल बातें थी वेव गाइड के बारे में वो अपन ने डिस्कस कर ली है कि क्या तो बाउंड्री कंडीशन होगी, क्या इसकी इलेक्ट्रिक कंडीशन होगी। ठीक है ना, कैसे वेव गाइड क्या काम में आती है, रेंज क्या है ट्रांसमिट करने की, और इसको ट्रांसमिशन लाइन के कंपैरिजन में कैसे अपन काम में ले रहे हैं, इसका रीज़न क्या है इसको यूज़ लेने का, ये सारी बातें दोस्तों अपन ने क्या कर ली, थोड़ी सी डिस्कस कर ली। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बात करते हैं। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। ठीक है दोस्तों, अपन बात करें, देखो ये O, ये Y और ये X और अपन Z मान लेते हैं इस डायरेक्शन। ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो ई जेड बराबर तो है 0 एंड बी जेड क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव का मतलब क्या है दोस्तों, कौन सी वेव हो गई, ये टीई वेव होगी। कौन सी वेव हो गई, टीई वेव हो गई अपने लिए। ठीक है, मोस्टली अपन जो वेव गाइड यूज कर रहे हैं तो अपन कौन सी यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। कंसीडर रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्यों, मोस्ट यूजफुल है, बाकी कोई जेन्युइन कारण नहीं है। सर्कुलर वेव गाइड भी यूज की जाती हैं लेकिन मोस्टली जो वेव गाइड यूज हो रही हैं वो ये हो रही हैं। और इसका डायग्राम अपन बनाए तो कैसे बनाए भाई, देखो ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें देखो ये इसकी विड्थ है वो a और ये इसकी और लेंथ इसकी क्या होगी दोस्तों, b। ठीक है, और इसको अपन फ्रेम ऑफ, ये पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लें और इसको तो मैं क्या बना दूं y, इसको मैं क्या बना दूं दोस्तों x सॉरी ये तो क्या हो गया y। ठीक है, ये क्या हो गया x, जो अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है इसके हिसाब से ये क्या हो गया x, और इसके अकॉर्डिंग ओरिजिन O से, देखो ये ओरिजिन O यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस को मैं क्या कर दूं कि दैट इज z एक्सिस। ठीक है भाई, z एक्सिस है और a ग्रेटर देन क्या है b। अपन ये मान के चलेंगे कि a ग्रेटर देन क्या है b है। ये देखने में तो क्या लग रहा है, b बड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी ये जो डायमेंशन है इसको अपन इतना चौड़ा नहीं दिखा सकते। बाकी अपन मान लेंगे कि a इज ग्रेटर देन b है, या b इज ग्रेटर देन a मान लोगे तो भी कोई समस्या नहीं हो, समस्या होगी तो अपन उसको देख लेंगे। अपन ये मान के कंसिडर करके चला है कि a इज ग्रेटर देन दोस्तों क्या है, b है। ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड है जो ट्रांसमिशन के लिए, कौन सी ट्रांसमिशन के लिए, जो माइक्रोवेव रीजन की जो वेव है उनको ट्रांसमिशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिशन करने के लिए अपन ने यूज में लिया है। ठीक है, हाँ कंपोनेंट ऑफ, अब देखिए कंपोनेंट ऑफ जो आपको याद रखना है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग, component of magnetic field along direction of wave propagation, component of magnetic field along direction of wave propagation यानी Bz इक्वल्स टू कितना है, B0 कोस m पाई x अपॉन a, एक डायमेंशन है a, कोस n पाई y अपॉन b,
और e⁻⁻⁻z। e⁻⁻⁻z, ये अपन ने वेवगाइड लिखा मैंने, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। WG का मतलब वेवगाइड, क्योंकि कंसीडर मोस्ट यूजफुल है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया दोस्तों, कंपोनेंट हो गया। क्या हुआ, BZ इक्वल्स टू B0 cos m πx/a cos n πy/b और e⁻⁻⁻z। by using BZ we can find other component of electric and magnetic field। क्योंकि अदर कंपोनेंट कौन से बच गए भाई, एक्स डायरेक्शन में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का EX बच गया, EY बच गया, अपन निकाल सकते हैं, BX बच गया और BY बच गया। ठीक है, Z क्या है इसमें, Z डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन या डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, एक्स क्या है, डायमेंशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, वेव गाइड की डायमेंशन है। और वाई भी क्या है, डायमेंशन अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो देखें कि ये अपन ने मैग्नेटिक कंपोनेंट इसको लिख दिया, ये अपन को याद रखना है। और बाय यूजिंग BZ यानी इसको यूज करके, इसको यूज में लेके वी कैन फाइंड अदर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी EX, EY, BX, BY भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। Z यहाँ अपन ने लिखा है, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव, जो वेव ट्रांसमिट हो रही है वो X है, डायमेंशन अलोंग X डायरेक्शन एंड डायमेंशन अलोंग Y डायरेक्शन, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर जो MN है, ध्यान रखोगे, MN जो अपन ने यहाँ लिया है ये M है, और दोस्तों ये क्या है, N है। तो ये N एंड M decides modes which supported by the waveguide, कि ये मोड को डिसाइड कर रहे हैं एन एम की वैल्यू। जैसे एन की एन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो मोड क्या हो सकता है, T10 हो सकता है या TE10। ठीक है, या एन की वैल्यू अपन पलट दें, चेंज कर दें, तो ये 01 हो सकता है। ऐसे TM की वैल्यू क्या होगी, 10 हो सकता है, T01 हो सकता है। तो इसको अपन देख के डिसाइड करेंगे कि भाई वेव गाइड में कौन से मोड को ये सपोर्ट करेगी और कौन से मोड को सपोर्ट नहीं करेगी। वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अपन को पता चलेगा, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ अपन को एन और एम की वैल्यू चूज करने के अपन को मेथड दे रखे हैं कि अपन इस हिसाब से वैल्यू को चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको अपन को नहीं डिस्कस करना है, केवल अपन को यह है कि यहाँ जो m है उसकी वैल्यू और n की वैल्यू क्या रखें कि ये वेव गाइड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए कंपोनेंट, चाहे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो, चाहे दोस्तों क्या हो, मैग्नेटिक कंपोनेंट हो। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं डोमिनेंट मोड की। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन करेंगे, जो नेट और गेट में आए हुए हैं क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे सारे के सारे। अब अपन बात कर रहे हैं डोमिनेंट मोड। डोमिनेंट मोड, ठीक है। इसमें जैसे TE-MN क्या है दोस्तों, TE-MN, ठीक है। जैसे मैंने लिखा TE10, इसका मतलब क्या हो गया भाई, m बराबर तो 1 है और n बराबर क्या है 0, यही मतलब हुआ, m बराबर 1 और n बराबर 0।
तो फॉर टीई 10 के लिए BZ की वैल्यू अपन देखें तो n की वैल्यू तो 0 है, और n की वैल्यू 0 होने से cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से BZ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, B0, ठीक है, cos पाई x, क्योंकि m बराबर तो 1 है तो पाई x अपॉन a और e⁻ गामा जेड, या m बराबर 1 पुट कर देंगे और cos n की वैल्यू 0 पाई y अपॉन b और e⁻ गामा जेड। तो ये क्या है, cos 0 आ गया, और cos 0 इक्वल्स टू कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो BZ इक्वल्स टू क्या हो गया, B0 cos पाई x अपॉन a और e⁻ क्या हो गया, गामा जेड। ठीक है, क्या हो गया, BZ इक्वल्स टू B0 cos पाई x अपॉन a e⁻ गामा जेड। और वेवगाइड बिहेव एज हाई पास फिल्टर, बिहेव एज हाई पास फिल्टर, इस नाम को आप याद रखना वेवगाइड के लिए, हो सकता है कि आपकी किस्मत यही जाग जाए। हाई पास फिल्टर जो वेवगाइड है वो हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क करती है, हाई पास फिल्टर की बिहेव करती है। दोस्तों मैं मोड लिख रहा हूं, इस मोड्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो। मोड्स का मतलब क्या है कि कौन सा मोड पॉसिबल है या कौन सा मोड पॉसिबल नहीं है। तो मोड्स का मतलब है हाउ में waves can propagate at a time throughout the वेवगाइड, कि कैसे, मतलब हाउ में किस हिसाब से वेव्स पॉसिबल कैन प्रोपागेट कर सकती हैं वेवगाइड के थ्रू। ठीक है, ये अलग से मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जो आपको याद रखनी है। अपनी बात यहाँ चल रही थी कि वेवगाइड बिहेव्स लाइक एज ए हाई पास फिल्टर। यहाँ से देखिए अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपन निकालें, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवगाइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखा लेंगे, FC इक्वल्स टू ओमेगा C अपॉन 2 पाई, और ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, FC इक्वल्स टू C अपॉन 2 m अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस n अपॉन b का होल स्क्वायर और की घात 1/2। ये अपन को रटना है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। ठीक है, FC इक्वल्स टू C अपॉन 2, C क्या है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, m अपॉन a का होल स्क्वायर। m अपन ने मोड में लिखा है कि भाई m और n, ये देखो m और n की वैल्यू यहाँ जैसे ये मोड है तो उसके लिए ये हो सकती है m अपॉन a क्या है, x डायरेक्शन में डायमेंशन है, ये x डायरेक्शन वाली थी, और n मोड कौन सा मोड है, और b क्या है, y डायरेक्शन में वेवगाइड की डायमेंशन है, और की घात कितनी होगी, 1/2। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मोड्स एंड डायमेंशन, ये आपको याद रखना है किस पे, कि कट ऑफ वेवगाइड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है। तो अपन को याद रखना है डिपेंड्स अपॉन मोड्स एंड डायमेंशन, डिपेंड्स अपॉन मोड्स एंड डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, डिपेंड्स अपॉन मोड्स एंड डायमेंशन। कट ऑफ वेवलेंथ देखिए, कट ऑफ वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी आ गई कट ऑफ, तो कट ऑफ वेवलेंथ देखिए, दूसरा पॉइंट, कट ऑफ वेवलेंथ किसके लिए है भाई, वेवगाइड के लिए। तो वेवलेंथ अपन जानते हैं फॉर्मूला, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, C अपॉन लेमड़ा। तो FC ये दे रखा है, कट ऑफ दे रखा है, तो यहाँ से लेमड़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमड़ा इक्वल्स टू C अपॉन न्यू हो जाएगा। तो अपन ने कट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लेमड़ा C, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो C से C कट्टी हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन m अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस n अपॉन b का
होल स्क्वायर और घात कितनी हो जाएगी 1/2। ये क्या होगी इसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। इसको अपन क्या कहेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, लेमडा सी इक्वल्स टू 2m/a का होल स्क्वायर प्लस n/v का होल स्क्वायर की घात कितनी होगी 1/2। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन ने देखा कि वेव गाइड में कौन सी वेव्स ट्रेवल करती हैं, ट्रांसमिशन लाइन कैसे, मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो अपन है कम यूज करते हैं, माइक्रोवेव रीजन की वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए वेव गाइड यूज करते हैं अपन। मोस्टली जो वेव गाइड यूज हो रही है वो रेक्टेंगुलर वेव गाइड हो रही है, और वेव गाइड में अपन TM और TE मोड वेव्स को यूज में ले रहे हैं, और उसमें कौन सा मोड पॉसिबल है उसकी स्टडी अपन कर रहे हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रटना है, और इसके बेसिस पे आप ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ठीक है, और आगे के फॉर्मूलों की बात अपन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना PG का सिलेबस बहुत जल्द हो सकता है इसी महीने में कंप्लीट हो जाए, और बाकी अपनी UG क्लास भी दूसरी बुक्स भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि इसका जो एम है, उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। थैंक्स।